हेलो मैडम, नमस्कार। आप मोनिका जी हैं मेरे ख्याल से। और मैडम बहुत बहुत आपको तो बधाई है, आप तो बिल्कुल केबीसी में आ गई हैं। थैंक यू सो मच। आइए, नहीं बोलेंगे मुझे आप? बिल्कुल आइए, सॉरी आप भी खड़े हो गए। दोस्तों नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति में जाना हर किसी का सपना होता है, लाखों का, करोड़ों का, और उन करोड़ों में एक शामिल है मोनिका जी। मोनिका मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका.com में। धन्यवाद। मैडम ये बताइए, ये सपने की जो शुरुआत है कौन बनेगा करोड़पति की, कहाँ से शुरू हुई थी, हम वो जानना चाहेंगे। इस सपने की शुरुआत अगर मैं सच कहूँ तो मेरी मम्मी से हुई है। जी। उनका सपना था कि वो बहुत सालों से ट्राई कर रही थी केबीसी के लिए, और इस साल एक्चुअली ऐसा होता था कि उनका हो नहीं पा रहा था, तो थोड़ी सी वो डिमोरलाइज हो जाती थी कि अरे पता नहीं कौन ही जाते हैं वहाँ, हमारा तो हो ही नहीं पा रहा है। तो इस बार उनको जब प्रोमोज आउट हुए केबीसी के, तो उनको मोटिवेट करने के लिए फिर मैंने कहा कि चलिए हम भी आपके साथ करते हैं मम्मा, हम दोनों मिलके करते हैं। तो लकीली मेरे पास फिर कॉल आ गया। देखिए, बिग बी के सामने बैठना एक शुरुआत तौर पे हर जो कंटेस्टेंट नर्वस हो जाता है, और हम अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि कैसा आपने खुद को, या उन्होंने कैसे आपको रियलाइज कराया कि आप कंफर्ट हो पाइए वहां पे। सर की मैं आपको शायद ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने डाउन टू अर्थ है। कहते हैं कि जैसे आम का फल जितना लदा होता है उतना ही वो नीचे झुका होता है। बिल्कुल मैं सर के साथ कहूंगी ये चीज कि वो लेजेंड भी हैं और उतने ही हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। किसी भी कॉन्टेस्टेंट को, सिर्फ मेरी बात नहीं, किसी भी हर कॉन्टेस्टेंट को वो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं हॉट सीट में आने के पहले से भी, इतना मोटिवेट करते हैं कि ऑल द बेस्ट, आप सभी बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। इस तरीके के शब्द बोल के वो हमें इतना अंदर से मोटिवेट करते हैं कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से लेके हॉट सीट तक का जो आपका जो सफर रहा, वो काफी, मुझे लग रहा था काफी आप कहीं कई बार नर्वस भी हो रही थी, उस सिचुएशन के बारे में बताइए। जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी टेलीकास्ट होना भी चालू हो चुका है केबीसी। उसमें जो पिछले सीजन तक का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट था, वो एक क्वेश्चन होता था, उसे क्रोनोलॉजिकली जमाना होता था। मगर इस सीजन में उन्होंने बदलाव किया है और 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसे हमें तीनों का जो सबसे जल्दी और सही जवाब देता है वो हॉट सीट पर आ पाता है। तो ये एक चीज ऐसी हो गई कि हमें जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं हमें बिल्कुल मतलब अब्रप्टली एकदम तुरंत ही जवाब देना। अगर क्वेश्चन हमें आता है पहले से, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ हमें ऑप्शन देख के उसमें टिक करना है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है तो वो थोड़ा टाइम लेता है। मगर ये अगेन एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि बिल्कुल रियल टैलेंट ही जी। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ जी। और इसकी पढ़ाई ने मुझे काफ़ी मदद की। मगर इस केबीसी का जो मंच और वहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है हमारी तैयारी से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ी। और इसमें बेसिकली ऐसा है कि रियल करंट अफेयर से अपडेटेड काफ़ी रहना पड़ता है हमें। और इसके लिए कई सारी किताबें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं। बस मैं यही कहूँगी कि अगर हम करंट अफेयर के साथ काफ़ी ज़्यादा शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी हैं और न्यूज़ देखने के आदी हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं, उनके बारे में अगर हम अवेयर हैं तो वो सारी चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली हैं। कब आपको लगा कि मैं जा सकती हूँ, कब ये चीज महसूस हुई होगी? ये पता नहीं, मैं मुझे कहना चाहिए कि नहीं है इस प्लेटफॉर्म में, मगर एक जो गट फीलिंग होती है शुरू से ही। मैं जब सबसे पहले जब प्रोमोज आउट हुए और मैंने इसके मैसेजेस करना चालू किया वहाँ पे अपनी मम्मा के साथ, तो पता नहीं मैं ना हर बार मम्मा को कहती थी, मम्मा देखना मेरे को अगले राउंड का जरूर कॉल आएगा। बस मैं ये कहती थी, अपनी पढ़ाई में लग जाती थी, नॉर्मल जो मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हूँ। तो और फिर मुझे कॉल आ गया। फिर मैं ना हर बार इस पॉजिटिव इंस्टिंक्ट को अपने साथ लेती चली गई और मम्मा को बस पॉजिटिवली कहती गई, मम्मा देखना अब मेरे को कॉल आएगा, मम्मा देखना अब मेरे को कॉल आएगा। और ये गट फीलिंग ने, कहते हैं ना कि पिक्चर का जो डायलॉग है कि जब हम किसी चीज को क्या बात है, चाहें तो वो हमें बिल्कुल कायनात जो है मिलाने लगती है। वाह वाह, क्या बात है। तो ये हुआ है मेरे साथ। बहुत ही शानदार। चंद आपके साथ जो एक्सपीरियंस है वो साझा कीजिए, कोई जी। चीज। जैसा कि मैं बहुत ज्यादा तो अभी फिलहाल टेलीकास्ट के पहले बोल नहीं पाऊंगी जी। मगर हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि सर के साथ जैसे जब हॉट सीट में आने के बाद सारे कॉन्टेस्टेंट्स काफी नर्वस, और क्योंकि वहाँ मतलब मोस्टली लोग कैमरा पहली बार फेस कर रहे होते हैं और लेजेंड के सामने बैठने का तो फिर सौभाग्य
जी। हर दिन तो मिलता नहीं है। जी, जी। तो ये नर्वसनेस जो एक रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, मगर सर अपनी बातों से इतने, उनका हंसमुख चेहरा देखकर ही इंसान तो अपनी सारी नर्वसनेस भूल जाता है, और वो अपनी बातों से, अपने मोटिवेशनल सेंटेंस से आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, और फिर हम बिल्कुल चिंता रहित हो जाते हैं कि हाँ, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और सारे क्रू मेंबर्स के लिए भी मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जो केबीसी के क्रू मेंबर्स हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। हर वक्त ख्याल रखना वहाँ कॉन्टेस्टेंट्स का, हमें किसी चीज़ की तकलीफ ना होने देना, बिल्कुल उनका ये सपोर्ट, सारी चीज़ें, बहुत पॉजिटिव माहौल रहता है वहाँ पे, और ये हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती है। अच्छा, ये बताइए, इस बार कोविड की वजह से बहुत से लोग जो हैं बिग बी से हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, उनके साथ फोटो नहीं ले पा रहे हैं, ये मलाल आपको है कि क्या है? जी, ये बात तो आपने सही कही, और जो कि उचित भी है अभी केबीसी के मतलब कोरोना के काल में, कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और ये बिल्कुल वहाँ पे इस बात को चरितार्थ किया गया है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का, चाहे ऑडियंस भी हो गया, आप टीवी पर देख रहे होंगे कि काफ़ी गैप में ऑडियंस को बिठाया गया है, और हमें सर के साथ भी डिस्टेंस मेंटेन करना है, और सारे कॉन्टेस्टेंट, सभी लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल समर्थन भी करते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे खैर ये तो बहुत उचित ही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, प्लस वहाँ पहुँचने के बाद RT-PCR टेस्ट और ये सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी बहुत सही तरीके से फॉलो किए जाते हैं। हमें होटल में भी हम सोशल डिस्टेंसिंग में, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, हम तो रूम में ही क्वारंटीन थे 3 दिन, और बस। अगर हम बात करें जीके में छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ से कोई सवाल आपसे, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए क्या छत्तीसगढ़ से? ये तो आपको कल का एपिसोड ही अब हर चीज नहीं, हम सवाल पूछ नहीं रहे हैं आपसे, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हैं कि नहीं करके। मैं इसके बारे में आपको जानकारी शायद ना ही दे पाऊँ, आप बिल्कुल कल एपिसोड देखिए, सस्पेंस रखते हैं इसे। इसी सवाल में 2 लाइफलाइन आपने यूज किया है क्या? माफ करिएगा, सॉरी, मैं इस चीज का भी जवाब अभी नहीं दे सकती, और बिल्कुल माफी चाहूंगी मैं, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा, आपने विनिंग अमाउंट ये बता दीजिए। इतनी सारी चीजें आप नहीं बता रही थे, वही बता दीजिए। ये तो फिर अब मजा क्या रह जाएगा। अच्छा, आप देखिए कल। अच्छा, ये बताइए, आपको स्टार वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? मैं इस मामले में तो कहना चाहूंगी कि हाँ, बहुत बड़ा बदलाव मैं महसूस कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस कर रही हूँ मैं अपनी मतलब लाइफ में वहाँ से आने के बाद भी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फिडेंस मुझे आगे लाइफ में काफ़ी चीज़ें एक्सेल करने में बहुत मदद करने वाला है, और शायद मैं ये हर कंटेस्टेंट के लिए कह सकती हूँ जो शायद वहाँ पहुँच पाए हॉट सीट में, जो नहीं भी पहुँच पाए, उनके लिए भी ये बहुत। देखिए, आपको आपकी अंदरूनी शक्ति बता रही थी कि मुझे वहाँ मौका मिल सकता है, लेकिन बाकी जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, देखेंगे उसमें कई ऐसे लोग होंगे जो 50 बार ट्राई कर चुके होंगे, वो हार भी मान चुके होंगे, तो उनके लिए आप कुछ ऐसी चीज बोलिए कि वो फिर से रिचार्ज हो जाए। देखिए, ये तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। हम, कितनी अच्छी बात है कि केबीसी जैसा प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके का आपके लिए एज बार नहीं रखता है। अभी हमने पिछले ही हफ्ते के एपिसोड में देखा कि एक जो काफी बुजुर्ग हैं, जिनकी शायद 81 वर्ष के थे, वो वहां पे उनका आप जज्बा देखिए, उनकी चाहत देखिए केबीसी में आने की, कि वो 81 वर्ष की उम्र में ही जाके वहां पे सारे यंग कंटेस्टेंट्स और सबके साथ बैठ के उन्होंने केबीसी खेला है। तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि आप कोशिश जारी रखिए। कोशिश अगर जारी है तो इस बात की तो गारंटी है कि आज नहीं तो कल आप अगर पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहे हैं, और आपका लक और आपका ज्ञान, ये 2 चीजें अगर आपके साथ हैं, तो आप जरूर केबीसी की मंच तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, आप डेंटिस्ट हैं, तो यूपीएससी का कैसे आपने सोचा? क्योंकि भाई आपने जब डॉक्टरी का लक्ष्य बनाया होगा, उसके बाद यूपीएससी क्या ऐसा रहा होगा, उसके बारे में जी, एक्चुअली मैं बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं 3 सपने थे मेरे, और हैं मेरे 3 सपने, जिसमें से एक तो अभी चरितार्थ हो चुका है, पूरा हो चुका है, डॉक्टर बनने का, और 2 सपने, पहले तो सिविल सेवा में मैं बचपन से ही जाना चाहती थी, और दूसरा मैं सिंगर भी बनना चाहती थी, तो बनना चाहती हूँ कहूँगी मैं। और हमने तो सुना है आपने बच्चन साहब गाना भी सुनाया है जी। कम से गाने के बोल तो बताइए, कौन सा गाना सुना दिया उनको? जी,
मैंने, आप सुन लीजिए। आप सुनिए ना, ये तो बिल्कुल रहना चाहिए। चलिए ठीक है। अगर मैं सब अभी बता दूंगी तो एक गाने कम से कम बताना चाहिए आपके, गाना कौन सा आपने सुना है, मतलब बोल तो बताने चाहिए आपको। आप सारी चीजें आप जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मजा नहीं अरे आएगा। नहीं, बिल्कुल आप कल एपिसोड देखिए और उसके साथ में सारी चीजें तो ऐसे ही ओपन हो जानी है। चलिए ठीक है। तो ये आपने जैसे बताया कि एक तो अपना डॉक्टरी का था वो हो गया, दूसरा और कौन कौन सा, दो और तीसरा कौन सा है? जी, दूसरा तो सिविल सर्विसेज है और तीसरा मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। तो सिंगर में क्या प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती हैं? क्या आपने कभी कोशिश की जी, इंडियन मैंने आइडल शास्त्रीय सीखा, इंडियन आइडल वगैरह मैंने सारे गमा में एक बार कोशिश की थी और 2 राउंड सेलेक्ट भी हुई थी उसमें जी? मगर क्योंकि उस वक्त मैं डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी और मैं रियाज में उतनी ज्यादा नहीं थी। ओके। मैंने 5 साल शास्त्रीय सीखा भी हुआ है और वो चीज़ मुझे वहाँ 2 राउंड तो क्लियर करने में मदद की, मगर जब अगर आप रियाज में नहीं हैं और एक से एक आज के दिन में सिंगर्स हैं जो रियाज करके उस जगह तक किसी भी चीज़ के पीछे, चाहे वो सिंगिंग हो, पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ में मेहनत सबसे पहले जरूरी होती है। अगर आप मेहनत बराबर कर रहे हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। बच्चन साहब की कौन सी फिल्में आपको बहुत ज्यादा पसंद है? आपने वहां तो बताया होगा, हमको भी बता जी, दीजिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म जो उनकी सभी को पसंद है वो शोले। क्या बात है। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अभी के बात अगर मैं कहूँ तो उनकी ब्लैक मूवी मुझे बहुत पसंद है, जिसमें उन्होंने बहुत ही उम्दा अदाकारी की हुई है। कभी खुशी कभी गम भी काफी पसंद है। ओके। जैसे एक आखिरी सवाल ये है कि अक्सर बच्चन साहब की जो विनम्रता की तारीफ सारे लोग करते हैं, आप भी उस चीज को, उनमें ऐसी क्या चीज ये आई होगी, कहाँ से बिल्डअप हुई होगी, इतनी सहजता वो कहाँ से लाए होगी? आप क्या क्या सोचना है इस बारे में? मेरा ऐसा मानना है कि कई लोग जब उनसे बात कर रहे हैं या हमने टीवी पे देखा भी हुआ है कि जब वो अपने पुराने वक्त के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और कोई चीज़ उनके लिए बिल्कुल ऐसे थी नहीं कि इंस्टेंटली उनको मिली, उन्हें उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, उस चीज़ की अहमियत उन्हें पता है। और जब किसी भी इंसान को जो वो काम कर रहा है, जिस मुकाम पे वो पहुंच चुका है, उसके पहले अगर उसने स्ट्रगल किया हुआ है और काफ़ी मेहनत की हुई है ना उस चीज़ के पीछे, तो उन्हें इस बात का पूरा एक्सपीरियंस रहता है या शायद उन्हें ये पता रहता है कि किस तरीके से उन्हें वो वहाँ पहुंचे हैं और किस तरीके से उन्हें हम्बल रहना है, किस तरीके से उन्हें ये चीज़ें उन्हें ग्राउंडेड रखती हैं। मेरा ये कहना है कि उन्हें ग्राउंडेड काफ़ी रहते हैं वो और डाउन टू अर्थ रहते हैं और यही सर के साथ है। वो हमेशा जब भी हम बात करते हैं उनसे, वहाँ केबीसी में बात काफ़ी कॉन्टेस्टेंट ने जब बात किया तो वो इस बात को काफ़ी बार बोले कि हाँ, ज़िंदगी में काफ़ी अभी कल के ही एपिसोड में जब अक्षय को हमने देखा तो सर का ये कहना था कि उन्हें भी लगा कि कहीं भी फेल हो रहे हैं या कहीं वो चूक रहे हैं, तो उन्हें अपने पिताजी के पास गए और उनके पिताजी ने सच कहा कि ज़िंदगी ही संघर्ष है, जब तक ज़िंदगी है तब तक संघर्ष है और संघर्ष हमें पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ पूरा करना है। मैम, आपकी लाइफ में कोई चुनौती आई तो वो भी हमको बताइए। कोई आगे बढ़ते बढ़ते स्टेप कोई ऐसा कहीं रहा होगा, कोई रिजेक्शन रहा होगा, कोई फेलियर रहा होगा? जी, फेलियर तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर कुछ शायद मार्क्स थोड़े से 1-2 मार्क्स कम हुए और मैं डेंटल कॉलेज में आ गई। मगर मैं इसे अपना फेलियर तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं अब जहाँ हूँ मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि उसमें भी मुझे वही कार्य करने मिल रहा है जो शायद मैं एक MBBS डॉक्टर बनने की बात करती हूँ, और इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छे से करने मिलता है। तो मैं इसे फेलियर तो नहीं कहूँगी, हाँ, मगर एक और नुकसान जो मुझे पर्सनल लेवल पे था वो पापा का जाना था आज से 6 साल पहले जब वो गए। तो ये हमारी फैमिली के लिए थोड़ा सा एक सेटबैक था और थोड़ा टाइम लगा हमें वापस आने में, सभी को संभलने में, मगर उनका आशीर्वाद मुझे लगता है बना हुआ है मेरे साथ, जो मैं आज आपके सामने उनका नाम रोशन कर। क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और हमें बहुत खुशी हुई आपने इतनी सारी बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।